आप सभी बच्चों को सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको इतिहास का भाग 15 पढ़ा दिया है, जिसमें हमने सल्तनत काल के कल तुगलक वंश के बारे में देखा था। और सल्तनत काल में हमने आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश पढ़ा दिया। तुगलक वंश में हमने आपको कल कल आपको फिरोज तुगलक के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज हम आपको फिरोज तुगलक के बारे में पूर्णतः जानकारी देंगे। और फिरोज तुगलक के बाद जो भी और भी वंश आए हैं, दो वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, उन दोनों वंशों को भी आज ही हम आपको बताना चाहेंगे। तो मेरे प्रिय बच्चों, बहुत ही ध्यानपूर्वक क्लास को पढ़िएगा और इसी प्रकार ध्यानपूर्वक पढ़ें जिस प्रकार आपने पिछली क्लासें भी ध्यानपूर्वक पढ़ी हैं। चलिए, तो अब हम आपको फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो फिरोज तुगलक का जो राज्याभिषेक हुआ था, फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ था। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ मेरे प्रिय बच्चों? तो फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट, कहाँ? ठट्टा, ठीक यहीं पर। ये जो है कल मैंने बताया था, ठट्टा नामक जो स्थान था वो गौडाल के पास में था, ठीक है। तो ये जो गौडाल में है, ठट्टा कहाँ है? गौडाल में, ठीक। जहाँ पर इससे पहले एक शासक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक की यहाँ पर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक। तो वहाँ पर जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, खिज्र खां की, ठीक है, वहाँ पर ठट्टा आया था, ठीक है। तो ठट्टा जो है वो गौडाल में स्थित है। तो फिरोज तुगलक का जो राज्याभिषेक ठट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ और इसी दिन मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु भी हुई थी, ठीक है। तो पुनः पहली बार तो जब उसकी मृत्यु हो जाती, उसकी मृत्यु के तुरंत पश्चात फिरोज तुगलक राज्याभिषेक ठट्टा के नजदीक 20 मार्च 1951 को उसका राज्याभिषेक हो जाता है। लेकिन पुनः उसका फिरोज तुगलक का जो राज्याभिषेक है वो दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ था। पहली बार हुआ था 20 मार्च 1351 ईस्वी को और पुनः हुआ था दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। और कासिम अमीर की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? कासिम अमीर की उपाधि दी गई मेरे प्रिय बच्चों। उसके आगे फिर कहा गया है कि फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। देखो, दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों में फिरोज तुगलक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था। किस पर? फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर क्या किया था? लागू किया था, ठीक है मेरे प्रिय बच्चों। और उसमें कहा गया है कि तथा इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। कौन सी 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो मेरे प्रिय बच्चों ध्यान से देखें कि फिरोज तुगलक का जो राज्याभिषेक है पहली बार ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। लेकिन इसका पुनः फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ और मीर कासिम की उपाधि दी गई। फिरोज तुगलक पहला ऐसा शासक था, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर, कौन सा कर? जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, ठीक। तो यह बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है। ये जजिया कर कौन से शासक ने लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने लगाया था, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज तुगलक था। इसको बहुत ही ध्यान रखना। इसके बाद अगला पॉइंट पर आइए आप, दूसरा पॉइंट। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। कितने नगरों की स्थापना की थी? फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें कौन कौन सा? हिसार जो कि हरियाणा में है, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर क्या है? प्रमुख है। मतलब फिरोज तुगलक ने 300 बड़े नए नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार जो कि हरियाणा में है, फिरोजाबाद भी हरियाणा में है। तो हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इन 3 नए नगरों में 5 बड़े नगर प्रमुख थे, ठीक। इसके बाद सल्तनत कालीन, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे प्रिय बच्चों, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आपका यूपी पुलिस 2016 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन।
प्रिय बच्चों, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या किसके शासनकाल में थी? फिरोज तुगलक के। करीब दासों की संख्या कितनी थी? करीब दासों की संख्या थी 1,80,000। यानी सल्तनत काल में जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों में फिरोज तुगलक के समय दासों की संख्या सर्वाधिक थी। कितनी थी? 1,80,000 थी। तो सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। ठीक है प्रिय बच्चों, ये यूपीएसआई में पूछा गया था। इसके बाद अगला पॉइंट, फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन से फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया? कोटला। ठीक है, फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया तथा इसकी मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। और इसकी मृत्यु कब हो गई? 13 सितंबर। और इसकी मृत्यु सितंबर 1318 ईस्वी में हो गई। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। ठीक, ये भी ध्यान रखना है कि पूछा जाता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। ठीक, और इसका शासन दिल्ली से कहां तक था? पालम तक ही रह गया था। इसके बाद अगला पॉइंट, जो तैमूर लंग थे, तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। जो तैमूर लंग था जो अरब से आया था, इन्होंने तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद जो तुगलक था, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंग क्या करता है? दिल्ली पर आक्रमण करता है। ठीक, इसके बाद नसरुद्दीन के समय में ही मलिको सशर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक शरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ये भी एक अच्छी बात कही गई है। यह भी पूछा गया है कई बार कि जो नसरुद्दीन का जो समय था, नसरुद्दीन के शासनकाल का जो समय था, उसके समय में ही मलिक को सशर्क यानी जो कि पूर्वाधिपति थे की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा, ठीक है, मलिक शरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक, इसके बाद अब हम आपको सैयद वंश के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, तो जो सैयद वंश है वो 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश कब से कब तक रहा? सैयद वंश आपका 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। इसके बाद खिज्र खां तैमूर लंग का क्या था? सेनापति था। तैमूर लंग जो था जिसने नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय तैमूर लंग ने उस पर दिल्ली पर आक्रमण किया था, उसी तैमूर लंग का ये जो खिज्र खां था वो कौन था? सेनापति। कौन था? सेनापति था। जो खिज्र खां था वो तैमूर लंग का सेनापति था तथा यह नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख, तैमूर का पुत्र का नाम क्या था? शाहरुख था। क्या था? तैमूर के पुत्र का नाम शाहरुख था। ठीक है, तथा यह मतलब खिज्र खां, ठीक है, नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को जो कर होता था, टैक्स होता था, भेजा करता था। किसको भेजा करता था? शाहरुख को। कौन? खिज्र खां भेजा करता था। तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था तथा इसकी मृत्यु, किसकी मृत्यु? खिज्र खां की मृत्यु। किसकी मृत्यु की बात कही गई है? खिज्र खां की। तथा इसकी मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। किसकी हो गई? तथा इसकी मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। यानी खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हो गई। अगला पॉइंट, खिज्र खां का पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की तथा यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना मेरे प्रिय बच्चों। सैयद वंश में कहा गया है कि जो खिज्र खां का जो पुत्र था मुबारक खां,
उपाधि धारण की थी? शाह की। किसकी? शाह की उपाधि धारण की तथा यमुना के जो किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की है। मुबारकाबाद नामक नगर बसाया और मुबारक शाह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, मुबारक खान ने ही अपने खां की जगह शाह नाम लगाया और मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नगर बसाया। कहाँ? यमुना नदी के किनारे। इसके बाद सैयद वंश का अंतिम शासक सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। यदि आपसे पूछा जाए कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सैयद वंश का अंतिम शासक सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। अब इसके बाद आपका आता है लोधी वंश। कौन सा वंश आता है? अब आपका आता है लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। लोधी वंश कब से कब तक रहा? लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। लोधी वंश का संस्थापक बहलो लोधी था। यदि आपसे पूछा जाए कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे मेरे प्रिय बच्चों की लोधी वंश का संस्थापक बहलो लोधी था तथा यह दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने वाला शासक भी था। तो अगर पूछा जाए कि दिल्ली पर पहला अफगान राज्य स्थापित करने वाला शासक कौन था, तो आप क्या कहोगे? लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलो लोधी दिल्ली पर पहली बार अफगान राज्य की स्थापना करने वाला पहला शासक था तथा इसका पुत्र निजाम खां जो 17 जुलाई 1479 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यानी इसका जो पुत्र था बहलो लोधी का निजाम खां, इसने 17 जुलाई 1479 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथा 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की। और क्या की इसने? 1504 ईस्वी में यानी दिल्ली के सिंहासन पर बैठते ही इसने सन 1504 में आगरा नगर की स्थापना की। इसके बाद अगला पॉइंट है ये वाला कि गले की बीमारी के कारण, ये गला लिखा है यानी गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। किसकी मृत्यु? सिकंदर की मृत्यु। ठीक है, जो सिकंदर शाह था, सुल्तान सिकंदर शाह था, इसको गले में बीमारी हो जाने के कारण इसकी मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र कौन? इब्राहिम लोधी आगरा के सिंहासन पर बैठा। ठीक, जो सिकंदर का जो पुत्र था इब्राहिम लोधी, वो आगरा के सिंहासन पर बैठा। ठीक मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि इसकी मृत्यु मतलब इब्राहिम लोधी आगरा के सिंहासन बैठा। किसकी मृत्यु पर? अपने पिता की मृत्यु यानी अपने पिता सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र है इब्राहिम लोधी, वो आगरा के सिंहासन पर बैठा। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, लास्ट वाला, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसमें कहा गया है कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से क्या हुआ? हार गया और वहीं पर क्या हुआ? मारा गया। ठीक, और वहीं पर मारा गया। ठीक प्रिय बच्चों, तो ये बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुने कि इसमें कहा गया कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया और वहीं पर मारा गया। तो मेरे प्रिय बच्चों, ये पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आप कहेंगे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि पानीपत जो स्थान है वो हरियाणा में है। और इसमें हार किसकी हुई थी? तो इब्राहिम लोधी की हुई थी। और विजय किसकी हुई थी? तो बाबर की हुई थी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण, यानी जो इस पर जो बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का जो निमंत्रण किसने दिया था? इसके इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे, कौन? इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे कौन थे? आलम खां। इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था किसको? बाबर को। ठीक है, और जो मौट की मस्जिद है वर्तमान में जो मौट की मस्जिद है, जो झांसी जिला में पड़ता है मौट, ठीक है, तो
मौट की जो मस्जिद है उसका जो निर्माण है वो सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा कराया गया था। ठीक है, इसके द्वारा जो मौट की जो मस्जिद है अभी वर्तमान में जो झांसी जिला में पड़ता है, ठीक है, उसका जो निर्माण था सिकंदर शाह के वजीर के द्वारा करवाया गया था उसका निर्माण। ठीक है, और बाबर को भारत पर आक्रमण करने का जो निमंत्रण है वो किसने दिया था? पंजाब के शासक दौलत खां लोधी अर्थात इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो मेरे प्रिय बच्चों, मैंने आज आपको जो कुछ भी पढ़ाया है वो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक, मेरे प्रिय बच्चों, एक बात और ध्यान से सुनो। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण बाबर को किसने दिया था, तो आप कहोगे कि इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने भारत पर बाबर को आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। और जो मौट की जो मस्जिद है वर्तमान में जो झांसी जिला में पड़ता है, वहाँ की जो मस्जिद का निर्माण है सिकंदर शाह के, ठीक है, जो सिकंदर लोदी था उसका जो वजीर था उसका निर्माण उसके द्वारा करवाया गया था वहाँ की मौट की मस्जिद का। ठीक, तो मेरे प्रिय बच्चों, जो भी मैंने आज पढ़ाया वो आपको जरूर समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया। मैं उसको पुनः समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं इसको पढ़े हुए वीडियो को, जो लाइव वीडियो है आपका, इस वीडियो को मैं पुनः से दोबारा से उसमें यूट्यूब में डाल दूंगा, जिससे आप इस वीडियो को पुनः देख सकें और इसको याद रख सकें और पुनः अपनी गलतियों को बार बार ढूंढ सकें। ठीक, मेरे प्रिय बच्चों, इसी प्रकार आप पढ़ते रहिएगा, मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा, और मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक बच्चों, और इसकी मैं PDF जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। सभी बच्चों का अंत तक वीडियो देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूँ।